अस्सलाम एवरीवन। तो मैं आपको बता रही थी हमारे पास ग्रेनुलोमेटस डिजीज ऑफ नोज, उसमें सिर्फ हमारे पास एक रह गई म्यूकोरमाइकोसिस। वीडियो जरा एब्रप्टली बंद होगी। मैं आपसे उस वक्त वीडियो के एंड में मैंने बात की थी कि एस्परजिलोसिस में आपने एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास एस्परजिलोसिस में जो आपकी नेजल कैविटी में इन्फेक्शन होता है ना, तो उसके रिजल्ट में ये फंगस एक ग्रे ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन बनाती है आपकी नेजल कैविटी में, ठीक है। तो वो जो ग्रे ब्लैक मेम्ब्रेन होती है ना, दैट इज करेक्टरिस्टिक इसलिए नहीं मैं कह सकती कि वो सिर्फ एस्परजिलोसिस की करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि मेम्ब्रेन तो हमने पढ़ा था कि डिफ्थीरिया में भी बनती है और मेम्ब्रेन तो और भी डिजीजेज में बन सकती है। इस वजह से आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई फंगल इन्फेक्शन की बात चल रही है, मतलब ये ज्यादातर एमसीक्यूज में आता है ना, तो अगर एमसीक्यूज में आपको कोई फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड बात है और उसमें वो साथ आपको ग्रे ब्लैक मेम्ब्रेन बताते हैं, देन यू कैन गो विद द एस्परजिलोसिस, ठीक है। इसका ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज आते नहीं होते और एससीक्यूज में तो ये कभी भी नहीं आया। अच्छा, आखिरी हमारा म्यूकोरमाइकोसिस, इसको आपने ध्यान से करना है। इसके ना एससीक्यू 2 दफा रिपीट हो सके और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आसान क्यों है? क्योंकि इसमें सिंपली ये है कि आपका ये आपको पता चल रहा है कि इट इज़ अ माइकोसिस, सॉरी ये मैंने स्पेलिंग जरा सी कर दी थी, म्यूकोर माइकोसिस, ठीक है जी। अच्छा, जब भी माइकोसिस का वर्ड आता है तो मतलब पता चल जाता है कि दिस इज अ फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। अब फंगल इन्फेक्शन, अगर आपकी नेजल कैविटी का कोई ऐसा फंगल इन्फेक्शन हो जाए जिसके रिजल्ट में आपकी नेजल कैविटी बहुत एब्रप्टली जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय हो रही है, मतलब आपकी नेजल कैविटी में अगर वो सेप्टम में है तो सेप्टम, और अगर लैटरल वॉल में तो लैटरल वॉल डिस्ट्रॉय हो रही है, और वो आर्टरीज में उसकी एबिलिटी ये है फंगस की कि वो आर्टरीज में, मतलब जो वेसल सप्लाई कर रही है इन योर नेजल कैविटी, उनमें इन्फेक्ट करके जो एंडोथीलियम ऑफ द आर्टरीज है, आपको पता है ना आर्टरीज की जो हमारे पास लेयर्स होती हैं उनमें से इनर मोस्ट लेयर है ये वाली, दिस इज द एंडोथीलियम। एंडोथीलियम को डैमेज कर देता है और आर्टरीज के अंदर जाके हमारे पास थ्रोम्बोसिस और क्लॉट्स बनाने लग जाता है। तो जाहिर सी बात है कि एक तो उसने डायरेक्ट जो आपकी जनरल नेजल कैविटी है उसको, उसके सेल्स की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट की, नेक्रोसिस स्टार्ट किया, बोन और कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन की, उसके साथ साथ उसने ब्लड में थ्रोम्बोसिस बनाने लग गया। फिर ये थ्रोम्बोसिस अगर जो आपके क्लॉट्स बने हुए यहाँ से अगर डिसलॉज हो जाते हैं तो एम्बोलाई बन जाते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी में कोएगुलेशन का प्रोसेसेस और जो प्रोसेसेस हैं वो एक्टिवेट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना कि ये म्यूकोरमाइकोसिस में हम फंगस स्पेसिफिक नहीं होते, ये आपकी किसी भी फंगस से अगर इन्फेक्शन एब्रप्टली हो जाता है और उसके रिजल्ट में आपकी एंडोथीलियम ऑफ द आर्टरीज डैमेज होती है, थ्रोम्बाई बनने लग जाते हैं, और आपकी जो नोज है उसमें डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, ब्लैक नेक्रोटिक मैस आपको नजर आएगा, ब्लैक कलर के नेक्रोटिक मैस होते हैं, यानी कि बिल्कुल काले काले से आपको सारे एरियाज में नजर आएंगे, तो तब हम उसे कहते हैं कि दिस इज योर म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है जी। अच्छा, म्यूकोरमाइकोसिस का जब सिनेरियो आता है ना, तो वो आपसे ज्यादातर या तो डायरेक्ट पूछ रहे थे कि व्हाट इज म्यूकोरमाइकोसिस, एक दफा ऐसे भी आया हुआ है और आपने इसके बारे में बस ये जनरल बातें लिखनी है और आपने बताना है कि सबसे पहले कि व्हाट इट इज अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ नोज एंड पैरानिस साइनसिस। होता क्या है इसमें, सडन फंगल इन्फेक्शन की वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ योर नेजल कैविटी, सेप्टम, लैटरल वॉल, आर्टरीज के बारे में बताना है जितना मैंने आपको बता दिया है, और उसके साथ साथ आपने फिर हमारे पास बताना है कि इसको हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। अगर हम उस जगह से बायोप्सी या कल्चर लेंगे, और फंगल कल्चर आपको पता है कि स्पेशल स्टेन से होते हैं, कैल्कोफ्लोर डाई वगैरह से होते हैं, तो हमें फंगस मिलेगी, वहाँ पर हाइफी ब्रांचिंग नजर आएंगी, तो हम उसको ट्रीट करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग से, और दैट इज यूजुअली एम्फोटेरिसिन बी। हम एजोल ड्रग्स भी दे सकते हैं लेकिन एम्फोटेरिसिन बी जो है वो प्रेफर्ड होती है, ठीक है। तो ये आपका हमारे पास हो जाता है म्यूकोरमाइकोसिस। इतना से इसका सवाल जो आया है वो दोनों दफा डायरेक्ट ही आया है, व्हाट इज म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से, इसका सिनेरियो बन के नहीं आया कभी, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से बस ध्यान से कर लेना है। तो यहाँ पर आपकी जो हमारे पास फंगल इन्फेक्शन तो खत्म होते हैं। अब हम करते हैं जो अनस्पेसिफाइड कॉजेज की वजह से हो रहे हैं, बेसिकली इसमें हमने विजिनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस करना है, मैं आपको भी वो बताती हूँ। ओके जी, तो लेट अस स्टार्ट विद विजिनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस। ये बेसिकली जो आपकी डिजीज है ना, ये एक सिस्टेमिक डिसऑर्डर है। इट इज नॉट ओनली अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू योर नेजल कैविटी। इसमें आपने याद रखना है कि ये अननोन कॉज है इसका, जिस तरह आपकी होती है ना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिनका अननोन टाइप कॉज होता है, वो खुद ही आपके ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट योर बॉडी बनने लग जाती है। ये भी एक अननोन कॉज टाइप का सिस्टेमिक डिसऑर्डर है, जिसमें आपका एक तो आपका नोज यानी अपर एयरवेज इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अर्लीस्ट इन्वॉल्वमेंट अपर एयरवेज की होती है, साथ इसमें लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर किडनीज होती हैं एंड स्किन होती है। तो ये चार जो ऑर्गन्स हैं इसमें आपकी बॉडी के, ये मेनली इन्वॉल्व होते हैं और इनकी पैथोलॉजी और इनकी डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, ठीक है जी। तो इसमें आपके पास जब हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करता है, अगर वो नोज से स्टार्ट हुआ, अपर एयरवेज से स्टार्ट हुआ, तो आपकी नेजल कैविटी में आप पेशेंट के प्रेजेंटेशन कंप्लेंट्स एक्चुअली इतनी ज्यादा ना उसकी स्पेसिफिक नहीं होती, सिंपली एक नेजल डिस्चार्ज के साथ जो बहुत परसिस्टेंट है, लाइक आपने जनरल एंटीहिस्टामीन्स, एंटी एलर्जिक्स दे दी जो कि जुकाम के लिए आप देते हैं, लेकिन उनसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा, एक मुसलसल नेजल डिस्चार्ज है पेशेंट को, बाद में जो प्यूरुलेंट भी हो जाता है, यानी जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात होता है, ब्लड स्टेन भी हो जाता है, ठीक है जी। तो ये आपका
आपका पेशेंट के साथ नेजल डिस्चार्ज होता है, जब इस तरह साथ ही चल रहा होता है सिनेरियो, तो ज़ाहिर इतनी जल्दी हमारा ध्यान वेजिनस ग्रेनुलोमेटोसिस की तरफ नहीं जा रहा होता। उतने में इतनी ज़्यादा अंदर नेजल नोज़ की डिस्ट्रक्शन हो जाती है कि आपका जो सेप्टम है वो आपका नोज़ का डिस्ट्रॉय होते होते आपकी नोज़ ऐसे सैडल नोज़ डिफॉर्मिटी हो जाती है, यानी आपका नॉर्मल अगर ये साइड व्यू में बनाऊँ नोज़ ऐसे करके होती है, तो वो नोज़ ऐसे सैडल नोज़ की तरह बन जाती है। ठीक है जी, इतना ज़्यादा आपका सेप्टम डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। तो जब ये डिस्ट्रक्शन कंटिन्यूस होती है डिस्पाइट ऑफ गिविंग जनरल मेडिकेशन, ये नहीं ठीक हो रही होती, और अगर इसके साथ फिर आपके जो सिस्टम लंग्स के सिम्टम्स शुरू हो जाए, यानी कि हेमोप्टिसिस कफ शुरू हो जाए, साथ हेमोप्टिसिस ब्लड इन स्प्यूटम आने लग जाए, और अगर हो सकता है लेट इन कोर्स आपका किडनीज भी इन्वॉल्व हो जाए और आपका रेड ब्लड सेल्स और कास्ट और पस जो है वो यूरिन में अपेयर होने लग जाए, तो फिर ये कैरेक्टरिस्टिकली पिक्चर बन जाती है आपके वेजिनस ग्रेनुलोमेटोसिस की। इसका प्रॉब्लम ये होता है कि शुरू इतना नॉन स्पेसिफिक सा होता है कि एकदम से वी कैन नॉट गो टू दैट साइड, लेकिन जाहिर है कि एज अ ईएनटी क्लिनिशियन जब आप देख रहे होते हैं कि पेशेंट का नेजल डिस्चार्ज पहले ठीक नहीं हुआ, पिरुलेंट और म्यूकोपिरुलेंट हो गया, डिस्ट्रक्शन भी हो रही है, आपने एंटी फंगल का भी बायोप्सी, जाहिर है फिर आप फौरी तौर पर क्या कराते हैं, फिर आप उसकी बायोप्सी कराते हैं उस लीजन की जो वहाँ पर बनी होती है, बिकॉज नोज में भी ग्रेनुलोमास भी बनते हैं। तो आप उस लीजन की जब बायोप्सी कराएंगे ना, तो फिर आपकी बायोप्सी से डायग्नोसिस आपको पता चल जाएगा कि दिस इज ऑटो इम्यून टाइप ऑफ डिसऑर्डर, या फिर ये बॉडी का सिस्टमिक डिसऑर्डर है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू समथिंग बैक्टीरिया और सम वायरसेस। तो फिर आप उसको ट्रीट किस तरह करेंगे, स्टीरॉइड्स, आपको पता है कि इस तरह के डिसऑर्डर स्टीरॉइड्स से ही ट्रीट होते हैं, और आपको ऐसी ड्रग्स देनी पड़ती हैं जो आपके सेल्स को किल करती हैं, जिनको हम साइटोटॉक्सिक ड्रग्स कहते हैं, या फिर वो जो कैंसर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें एजाथायोप्रीन और साइक्लोफॉस्फेमाइड आती हैं जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वेजिनस ग्रेनुलोमेटोसिस। इसका भी एक आध दफ़ा एससीक्यू आपका आया हुआ, इस वजह से इसको भी आपने थोड़ा बेहतर अंदाज से अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ना एक और कंडीशन होती है टी सेल लिम्फोमा की। तो वो जो आपकी ये टी सेल लिम्फोमा कंडीशन होती है ना, इसको आपका बहुत ज़रूरी है कि आप डिफ्रेंशिएट करें फ्रॉम दिस वेजिनस ग्रेनुलोमेटोसिस। ठीक है, अब ये टी सेल लिम्फोमा क्या होता है, आपको नाम से पता चल रहा है कि ये लिम्फ नोड से रिलेटेड कोई चीज़ है जिसमें टी सेल्स इन्वॉल्व है। इसको हमारा जो दूसरा नाम देते हैं ना, वो हम मिड लाइन मैलिग्नेंट डिजीज ऑफ नोज भी कहते हैं। आप याद रखने के ये ना एमसीक्यू में आता है, इंपॉर्टेंट नाम है मिड लाइन मैलिग्नेंट डिजीज ऑफ नोज या मिड लाइन मैलिग्नेंट लीजन। ये स्टार्ट कैसे होती है, ये बेसिकली आपकी नोज में एक साइड पे इन्फेक्शन से शुरू होती है, लाइक आपकी जो नेजल जैसे कैविटी है ना पूरी, तो आपको पता है दो नेयर्स हैं, एक नेयर मतलब एक साइड नेजल कैविटी की इन्वॉल्व होगी, साथ उस साइड का मैक्सिलरी साइनस इन्वॉल्व होगा, उस साइड का लिप अपर लिप आपका इन्वॉल्व हो जाएगा, उसी साइड का आपका ऑर्बिट इन्वॉल्व हो जाएगा, तो आपकी एक पूरी साइड की डिस्ट्रक्टिव लीजन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट बात होती है कि इसमें वेसल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो आपकी वेजिनस ग्रेनुलोमेटोसिस है ना, इसमें कैरेक्टरिस्टिक एक और बात होती है कि इसमें वेस्कुलाइटिस हो जाता है, वेसल्स की भी इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन यहाँ पर आपकी वेसल्स की इन्फ्लेमेशन और वेस्कुलाइटिस बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये आपकी एक तो मेन फीचर है जिसको डिफरेंशिएट करते हैं। और दूसरा हमारे पास जो वेजिनस ग्रेनुलोमेटोसिस है, मैंने आपको बताया कि सिर्फ अपर एयरवेज नहीं, लंग्स, किडनी और स्किन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और लंग्स और किडनी के सिम्टम्स भी आते हैं, जबकि टी सेल लिम्फोमा में ऐसे कोई सिम्टम नहीं आते। ठीक है जी, ये बेसिकली जो डिजीज है ना टी सेल लिम्फोमा, ये आपकी नोज को इन्वॉल्व करती है, जो कि आपकी एक लिम्फ नोड से रिलेटेड कंडीशन है, तो इस वजह से हम इसको यहाँ पर पढ़ें। इसके में भी बनता ग्रेनुलोमा ही है, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि बातें याद रखनी है आपने कि इसमें ये एक साइड की डिस्ट्रक्शन शुरू कर देती है फौरी तौर पे। इसकी डिस्ट्रक्शन भी देखने में बिल्कुल वेजिनस जैसी अपीयर होती है, बट इट इज नॉट हैविंग एनी वेस्कुलाइटिस एंड नॉट इन्वॉल्विंग द अदर सिम्टम्स। ठीक है, ये बात बस आपने इसके बारे में याद रखनी है। फिर हमारे पास एक और डिजीज होती है सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस पे आपने पढ़ा होगा, ये भी हमारी एक सिस्टेमिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज है, और इसके बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है आपकी टीबी के साथ। जिस तरह टीबी में ग्रेनुलोमा बनता है ना, और साथ टीबी आपका सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कर रहा होता है आपके लंग्स को, ये सार्कोइडोसिस भी लंग्स को भी मेनली इन्वॉल्व करती है, और इसमें भी ग्रेनुलोमा बनता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको पता है, आपने नेक्रोसिस की जब टाइप्स पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था एक केजियस नेक्रोसिस होता है। केजियस नेक्रोसिस होता है जिसमें चीज लाइक डिपॉजिट आ जाता है बीच में, वो हमारे पास उसको केजियस कहते हैं। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। तो केजियस नेक्रोसिस जो है ना आपका, वो टीबी का जो ग्रेनुलोमा है उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसके ग्रेनुलोमा के सेंटर में हमारे पास केजियस नेक्रोसिस मिलता है। ठीक है, ये मैं टीबी की बात कर रही हूँ। टीबी का पेशेंट को आप देखते हैं, जब उसका ग्रेनुलोमा जो उसके लंग्स में बना हुआ होता है, कहीं बना हुआ होता है, उसको देखते हैं, तो ग्रेनुलोमा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें नेक्रोज्ड सेल्स होते हैं, उसमें कुछ मैक्रोफेजेस होते हैं, कुछ एंटीजन डेब्रिस वगैरह होता है। तो उसमें जो आपका नेक्रोटिक एरिया होता है, दैट इज केजियस टाइप, दैट इज कंटेनिंग चीजी व्हाइट लाइक मटीरियल। सार्कोइडोसिस में ये चीज़ एब्सेंट है। ये डिफ्रेंशिएट करते हैं इन दोनों को। और नोज में जब भी मैनिफेस्ट करेगा उसी तरह से वन साइडेड या बोथ साइडेड लीजन है, सेप्टम की डिस्ट्रक्शन है, ग्रेनुलोमास है, और हम बायोप्सी करते हैं तो वी कैन गेट, या फिर एक्सरे
वगैरह साथ हमें चेस्ट का कराते हैं तो हमें सिस्टेमिक सिम्टम्स भी मिलते हैं, और फिर इसको भी स्टीरॉइड से ही ट्रीट करना है। सो यहाँ पर आपकी ग्रैनुलोमैटस डिजीज खत्म होती है। अभी तक कोई भी मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।